नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट अधिवेशन समय से पहले खत्म। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 19 विधेयक पारित। मधुपुर उपचुनाव की सरगर्मी तेज। झामुमो प्रत्याशी के रूप में मंत्री हफीजुल हसन ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। कोडरमा जिले में ऑनर किलिंग के एक मामले में निचली अदालत ने 4 अभियुक्तों को सुनाई फांसी की सजा। और हजारीबाग के पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दोनों मूर्तियां बरामद। 5 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद का बजट अधिवेशन दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया। बजट अधिवेशन का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू हुआ था और इसे 8 अप्रैल को समाप्त होना था। पहला चरण 29 जनवरी को शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त हुआ था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि बजट अधिवेशन के दौरान 19 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के दौरान ऊपरी सदन की कुल उत्पादकता 90% रही। श्री नायडू ने कोविड महामारी के दौरान सदन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद और कोविड संबंधी नियमों के पालन के लिए सदस्यों का धन्यवाद दिया। सभापति ने देश में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट की और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने के लिए आगे आने का अनुरोध किया। इससे पहले लोकसभा के पीठासीन अधिकारी भर्तृहरि मेहताब ने बताया कि अधिवेशन के दौरान लोकसभा में 18 विधेयक पास किए गए और 17 विधेयक प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि बजट अधिवेशन के दौरान सदन की उत्पादकता 114% रही। सभी सदस्यों की ओर से पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री सोरेन ने उपस्थित लोगों से समर्थन की मांग की। उन्होंने कहा कि यह सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और यह सीट जीतकर हम पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में आज झामुमो प्रत्याशी के रूप में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस संबंध में हमारे रांची संवाददाता की रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित यूपीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस सीट पर सीधी लड़ाई झामुमो और भाजपा के बीच होनी है। मधुपुर विधानसभा सीट पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है। हफीजुल हसन उनके ही पुत्र हैं। भाजपा की ओर से गंगा नारायण मधुपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से 30 मार्च तक नामांकन दर्ज करने की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। मधुपुर सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। जिला प्रशासन ने इस उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। गिरिडीह जिला स्थित सरिया के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचल अधिकारी शशिभूषण वर्मा और वर्तमान अंचल अधिकारी सुनीता कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इन दोनों अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर सरकारी भूमि का नामांतरण करने का आरोप है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के अन्य जिलों की तरह हजारीबाग जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस महामारी पर नियंत्रण के लिए जहां एक ओर टीकाकरण अभियान तेज किया गया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
हजारीबाग जिला में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर प्रशासन सचेत है। एक तरफ बृहत अभियान के तहत जिला के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मास्क के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। 27 मार्च तक इस अभियान के तहत लोगों को टीका लगाया जाना है। समय समय पर बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से सामाजिक दूरी के अनुपालन की भी बात कही जा रही है। होली को देखते हुए भी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। बड़े कार्यक्रमों के आयोजन को रोकने की बात कही गई है। साज्जल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। देश में अब तक 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,62,000 से अधिक लोगों को टीके लगे। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.28% है। कल एक दिन में 26,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक भी हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,12,00,000 से अधिक लोग पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग यह टीका लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें कोई अन्य बीमारी हो या न हो। कोविन व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगाया जा सकता है। कोविन प्लेटफॉर्म में दूसरे चरण का टीका 29वें दिन लगाने की तिथि स्वतः निर्धारित हो जाने के फीचर में संशोधन किया गया है। अब टीका लगाने वालों को दूसरे चरण का कोविशील्ड लगाने की तिथि अपनी सुविधा अनुसार 4 से 8 सप्ताह के भीतर निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। टीका लगवाने के बाद पात्र व्यक्ति टीकाकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी लेने का अनुरोध कर सकता है। निजी अस्पतालों में टीकाकरण की फीस के साथ इसका शुल्क शामिल होगा। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर की देखरेख में 30 मिनट रहने की अवधि का इस्तेमाल प्रमाण पत्र लेने में किया जा सकता है और अगर अस्पताल ये प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोडरमा जिले में एक निचली अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 1 रमाशंकर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।
बताया जाता है कि 25 अगस्त 2018 में जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी में एक 20 वर्षीय युवती की हत्या उसके ही परिजनों ने कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को जलाने का प्रयास किया था। इस मामले को लेकर कोडरमा न्यायालय में स्पीडी ट्रायल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू हो रही बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के बीच विस्तृत कूटनीतिक भागीदारी को लागू करने की दिशा में विशेष महत्व रखती है। प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा से पहले मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविड महामारी के बाद प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की यह यात्रा दर्शाती है कि भारत बांग्लादेश को कितना महत्व देता है। लोकसभा में आज किशोर न्याय से संबंधित संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। इससे बच्चों के बेहतर ढंग से संरक्षण में मदद मिलेगी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश के 7,000 से अधिक बाल संरक्षण गृहों का मुआयना किया गया। इन बाल गृहों के ऑडिट में कुछ गंभीर कमियां पाई गईं। 29% बाल गृहों को तो पंजीकृत भी नहीं कराया गया था। कई बार बाल गृहों से यौन शोषण की शिकायतें आईं। इस स्थिति को देखते हुए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। हजारीबाग जिले के बहोरनपुर स्थित पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दोनों प्रतिमाएं पुलिस ने बरामद कर ली हैं। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि ये दोनों प्रतिमाएं जिले के सदर प्रखंड स्थित बहोरनपुर में खुदाई के बाद मिली थी। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि मूर्ति चोरी की इस घटना में बिहार के बंका के अलावा रांची के लोग शामिल थे। को चुरा करके रांची के एक संजय अग्रवाल है उनके यहाँ लिए हैं और संजय अग्रवाल उस मूर्ति को रखने के लिए यतीश संजय अग्रवाल ही जो है पेपर में इस आर्कियोलॉजिकल साइट और इसके वैल्यूज के बारे में जितना पेपर में न्यूज आया तो उसको देख करके उनको ये लगा कि ऐसे मूर्ति एक को हम लोग चोरी करके बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो तब जो है सुजीत के साथ मिलकर पूरा प्लानिंग किया और सुजीत जो है अपना जान पहचान के लोग जो बांका जिला के रहने वाले हैं नरेश राय और प्रेम शंकर उन दोनों को बुलाकर 20-21 के रात्रि में लोग चोरी किया है। इनका संजय अग्रवाल के कन्फेशन के आधार पर यतीश के घर से हम लोग इस पूरा दोनों मूर्ति को सही सलामत बरामद कर पाए और बांका से प्रेम शंकर और नरेश राय दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर पाए और इसमें आगे भी अनुसंधान जारी है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की मेहनत अब राज्य में आने वाली आपदा की घड़ी में इस्तेमाल होगी। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला प्रशासन की ओर से आज एनडीआरएफ को 4000 सोलर लैंप सौंपे। इस लैंप का उपयोग आपदा की स्थितियों में एनडीआरएफ बटालियन द्वारा किया जाएगा। जो सोलर लैंप एनडीआरएफ को सौंपे गए हैं उसे ओरमांझी प्रखंड के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया है। इस सोलर लैंप का उत्पादन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर सपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अभियंताओं को योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा भावी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि मिशन के तहत वर्ष 2024 तक नल के माध्यम से सभी घरों तक पीने योग्य पानी पहुंचाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय अवसंरचना एवं वित्त विकास बैंक एफडीआई की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। यह संस्थान देश में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान और विकास बैंक के रूप में कार्य करेगा। राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब में आज गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत और पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियां विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद का बजट अधिवेशन समय से पहले खत्म। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 19 विधेयक पारित। मधुपुर उपचुनाव की सरगर्मी तेज। झामुमो प्रत्याशी के रूप में मंत्री हफीजुल हसन ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। कोडरमा जिले में ऑनर किलिंग के एक मामले में निचली अदालत ने 4 अभियुक्तों को सुनाई फांसी की सजा। और हजारीबाग के पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दोनों मूर्तियां बरामद, 5 गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
है।